हेलो हेलो हेलो। मैं कृष्ण गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज। आज जनवरी 27 को फिर से मैं आपसे 10-15 मिनट की मुलाकात कर रहा हूं मैं। और आज के हम एक टॉपिक में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं। इस टॉपिक का टाइटल है एक तरह से सडन कार्डियक डेथ। आप लोग सुनते होंगे कि हर वीक, हर 2 वीक में आपको सुनने में आएगा कि कोई 40-50-60 साल का कोई आदमी था, कोई टेलीविज़न का स्टार था, कोई फिल्म का स्टार था, कोई पॉलिटिशियन था, या कि कोई टीचिंग में या सिविल सर्विस में कहीं भी, और सडनली उस आदमी की डेथ हो गई। और आप बताएंगे कि अभी लास्ट वीक आपने उसको देखा था, या कि ठीक था, या कि शाम को ठीक था और सुबह पाया गया कि उसकी डेथ हो गई। इस टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये सारे टॉपिक जो वीडियो के देख रहे हैं आप, ये आपके पास में मेरे ब्रदर जो सुरेश गुप्ता दिल्ली में हैं, वो उनके सौजन्य से आपको ये सारे वीडियो मिल रहे हैं। और आप दिल्ली के रोटरी क्लब से और हेल्थ की कुछ और इंस्टीट्यूशन से, भिवानी की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू सुरेश गुप्ता से वाकिफ़ होंगे बाय नाउ। और जितना भी आपको वीडियो का मटेरियल है, उन्होंने एक अपना उद्देश्य बनाया हुआ है कि ये सारी हेल्थ की बातें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहुंचाई जाए। तो हेल्थ के किसी टॉपिक पे आप और भी ज़्यादा जानकारी और वीडियो प्राप्त करने के लिए उनसे अपना संपर्क बनाए रखें और उसका फ़ायदा उठाएं। तो होपफुली उससे आपको बेटर क्वालिटी की न्यूज़ मिलती रहेंगी, हेल्थ रिलेटेड पर्टिकुलरली। तो चलिए फिर से आते हैं अपने अपने टॉपिक पर। और टॉपिक हमारा है सडन कार्डियक डेथ आज। अब पहली बात क्या है कि सडन कार्डियक डेथ का मतलब क्या है। तो सडन कार्डियक डेथ का मतलब है कि कोई आदमी ठीक था और सडनली यंग एज थी उसकी, मान लीजिए 50-60 की एज में लगा के चलते हैं, और सडनली उसकी डेथ हो गई। और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, पर पता लगा कि वो तो डेथ हो गई वीकेंड पे, या रात को, या सुबह सुबह उठे। तो पहले ये देखते हैं कि इस टॉपिक को समझने के लिए पहले अपने फिर से एक बार रिस्क फैक्टर पे चलते हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। रिस्क फैक्टर का मैटर जो है वो हार्ट डिजीज़ से टोटली रिलेटेड है। तो कुछ रिस्क फैक्टर मैं आपको गिनाना चाहूँगा कि जो हार्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक याद रखें कि इंडियन का एज 50 से ऊपर होना एक रिस्क फैक्टर है मेरी नज़र में। और अगर दूसरा रिस्क फैक्टर है कि अगर एक या दोनों पेरेंट्स की डेथ अगर 55-60 से पहले हो गई है, जिसे हम अर्ली डेथ समझते हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तीसरा रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर, स्पेशली अगर वो कंट्रोल नहीं है तब। चौथा रिस्क फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हाई एलडीएल होना, लो एचडीएल होना, या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होना। ये सब जो है कोलेस्ट्रॉल का एक वीडियो बन चुका है, उसको आप सुनेंगे तो पता लगेगा ज़्यादा आपको कि कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल नंबर क्या होने चाहिए और कैसे कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम पैदा करता है। नंबर 5 जो रिस्क फैक्टर है वो डायबिटीज़, पर्टिकुलरली अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और रिस्क फैक्टर बन जाता है हार्ट डिजीज़ के लिए। नंबर 6 जो बात है वो है कि एक्सरसाइज का ना करना। आजकल इसको हम एक रिस्क फैक्टर मानते हैं। अगर कम से कम 5 दिन 30 मिनट्स पर डे की अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप रिस्क फैक्टर को बढ़ा रहे हैं और वो हार्ट डिजीज़ का कारण बन सकता है। इससे नंबर 7वां जो रिस्क फैक्टर है वो लगाएं कि वो जो अभी भी काफ़ी लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, वो रिस्क फैक्टर है वो भी। 8वां जो रिस्क फैक्टर है वो है कि स्ट्रेस लेवल हाई होना। और आपने देखा होगा काफ़ी लोगों की लाइफ में, डेली लाइफ में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है। सुबह से शाम तक मशीन की तरह काम करते रहते हैं, और ये कब समझिए कि उसको हम टाइप ए पर्सनैलिटी का नाम देते हैं, भाग दौड़ की लाइफ का। और रियली उनकी लाइफ में ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं होता। अगर उन्होंने 5 मिनट बैठ के अगर एक जोक शेयर कर लिया तो सोचते हैं कि रिलैक्सेशन हो गया, एंड दैट इज़ नॉट अनफ। क्योंकि 24 घंटे में से वो 22 घंटे भाग दौड़ में लगे रहते हैं। रात की नींद भी उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती अक्सर। और वो हम लोग बात करते हैं कि 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनकी नींद का लेवल डिस्टर्ब होता है। काफ़ी लोग तो सो ही नहीं पाते। आजकल 30-40% लोगों को एक्चुअली ठीक से नींद ही नहीं आती है या जल्दी उठ जाते हैं। ये भी एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का। नंबर जो 9 है वो है कि उनका वेट इतना ज़्यादा है।
अगर मान लीजिए कि कोई आदमी 5 फुट 8 इंच के करीबन है, उसका वेट होना चाहिए करीबन 68 किलोग्राम के आसपास, और उनका वेट आप पाएंगे कि 10 किलो 15 किलो वेट ज़्यादा है, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए। फूड हैबिट्स उनकी ख़राब हैं, वो मिठाई में समोसा नमकीन वो खाने की वो बड़ी यूज टू हैं, और लगता है कि सर्दी है तो उनको शाम को गाजर पाक भी ज़रूरी खाना है। तो ऐसी जो फूड हैबिट्स हैं वो भी एक रिस्क फैक्टर है आपकी लाइफ का। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे ध्यान ना देना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और 11वां जो रिस्क फैक्टर गिनते हैं वो ये है कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब तो अल्कोहल पीने की बात कहते हैं। एक्चुअली 1 या 2 ड्रिंक जो पीते हैं लोग, वो पाया गया है कि उनका हार्ट डिजीज़ का रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। जो बिल्कुल नहीं पीते हैं उनका भी हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है, और जो लोग 4 5 6 ड्रिंक पीते हैं वो भी खतरे का निशान बन जाता है। तो हेल्दी ड्रिंकिंग के लिए, हेल्दी हार्ट के लिए अपनी ड्रिंकिंग को 1 या 2 ड्रिंक रखें, चाहे वो आप बियर पिएँ चाहे स्कॉच पिएँ, वो कोई बात नहीं है, या वाइन पिएँ, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पाया गया है स्टडीज़ में। लेकिन बहुत स्टडीज़ है जिनमें ये पाया गया है कि जो लोग 1 या 2 ड्रिंक पीते हैं अल्कोहल की, उनको रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज़ का कम है। अब मैं चलता हूँ 12वें रिस्क फैक्टर पे, जिसको बहुत लोग नहीं समझते हैं, और हम लोगों की आदत है मेडिसिन नहीं लेनी, गर्मी करेगी ये करेगा, ऐसी प्रॉब्लम को, यानी कि 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको लिपिडो टाइप की जो मेडिसिन है, स्टैटिन जिसको बोलते हैं, वो ज़रूरी है। एक अलग वीडियो में मैंने स्टैटिन का यूज़ क्यों करना चाहिए ये बताया गया है, तो उसको सुनेंगे तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि स्टैटिन क्यों ज़रूरी है। लेकिन स्टैटिन ना लेना वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो ये जो 12 रिस्क फैक्टर हैं, इनको आप पहले एक बार लिखें, सोचें 10 मिनट 5 मिनट बैठ के कि रिस्क फैक्टर कितने रिस्क फैक्टर आपके अपने ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपके रिस्क फैक्टर 4 से ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, तो इसका मतलब आप समझे कि 4 और 8 के बीच में अगर आपके रिस्क फैक्टर है, तो आप मीडियम रिस्क फैक्टर की कैटेगरी में जा रहे हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। 8 से ज़्यादा है तो बहुत हाई डिग्री का रिस्क फैक्टर है आपकी लाइफ के लिए हार्ट डिजीज़ का, और 4 से कम है तो हम उसको बोलते हैं कि तुम्हारा स्मॉल रिस्क फैक्टर है। अब चलिए ये जान लेते हैं कि रिस्क फैक्टर जानने के बाद थोड़ा ये जानते हैं कि हार्ट का चक्कर और फंक्शन क्या है। पहले ये देखें, ये हार्ट का एक मॉडल है आपके सामने। ये याद रखें कि हार्ट को काम करना, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी में जो 24 घंटे काम करता है। जब से आप पैदा होते हैं जब तक डेथ नहीं होती आदमी की, हार्ट को बीट करना पड़ेगा हर टाइम पे। तो आप ये लगाएं कि 70 मिनट, 70 के टाइम मतलब जो है 70 टाइम 1 मिनट में करीबन हार्ट बीट करता है। तो यानी कि 1 घंटे में कितना करेगा, 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो 4200, यानी कि 4200 टाइम हार्ट बीट करेगा 1 घंटे में। फिर 24 घंटे में क्या हुआ, 4200 को फिर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1,08,000 टाइम, यानी 1,00,000 से भी ज़्यादा टाइम हार्ट बीट करता है 24 घंटे में। तो हार्ट को कितना काम करना पड़ता है सारी ज़िंदगी। और ये आपको मालूम है कि हार्ट 2 मिनट 4 मिनट का रेस्ट नहीं ले सकता, सोते हैं तब भी बीट करना पड़ेगा, जगे हुए में भी बीट करना पड़ेगा, भाग दौड़ अगर कर रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा बीट करना पड़ेगा। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जिसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। कि अब ये याद रखें, हार्ट की 3 बातें याद रखें। एक तो मसल है हार्ट का जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये बाहर की जो आर्टरीज दिखाई गई हैं, ये आर्टरी जो है जिनसे ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को, ये सारी ओपन होनी चाहिए ये प्रॉपरली, क्योंकि अगर ये नैरोइंग हो गई और इनमें से ब्लड की सप्लाई कम हो गई तो हार्ट को जो फंक्शन करना है 1,00,000 से ज़्यादा बार बीट करने का, वो नहीं कर पाएगा ठीक से। और हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं अलग अलग, उन चैम्बर्स के बीच में वाल्व भी लगी हुई हैं जो कि ब्लड के कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करती हैं हर टाइम में। तो हार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एक नज़र से। ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को जानने के लिए, और आप अगर जब जान जाते हैं कि मीडियम कितना रिस्क है आपका या हाई रिस्क कैटेगरी में आप हैं, तो 4-5 तरह के जो टेस्ट हैं जो ज़रूरी हैं, बहुत लोग जिनका ध्यान नहीं देते हैं। पहली बात तो पहले हम बात कर चुके हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल की, वो जानना ही बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों से आप बात करेंगे उनको आइडिया नहीं है कि मेरा LDL कितना है, HDL कितना है। ब्लड टेस्ट कब कराया था कोलेस्ट्रॉल का, मे बी 2-4-5 साल पहले कराया था, या हो सकता है वो भी ना कराया उन्होंने कभी। तो इसका मतलब है कि आप अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल करना और मेडिसिन लेना तो बड़ी मामूली बात है।
तो चलिए 2-4 टेस्टों के बारे में जान लेते हैं जल्दी से। पहली बात ये कि ये सारे टेस्ट आपके पर्सनल फिजिशियन, जो अच्छे फिजिशियन से आप अपना कंसल्ट करते हैं या कि अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं, तभी आपके टेस्ट हो सकते हैं। ये ईसीजी एक टेस्ट है जो कि आपको मालूम है सब लोगों को कि 5-7 मिनट में ईसीजी हो जाता है और उससे पता लग जाता है कि हार्ट रेगुलर है, इरेगुलर है, हार्ट का मसल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ईसीजी के बाद में क्या करते हैं, एक टेस्ट है कि एकोकार्डियोग्राम बोलते हैं। एको में एको से कोई पेन नहीं होता। एको एक तरह से रेज हैं कुछ थोड़ी सी फेंकते, तो उससे पता लग जाता है कि हार्ट की वाल्व्स कैसी हैं और हार्ट का मसल कैसे काम कर रहा है। एको की बड़ी इंपॉर्टेंस है और यहाँ पे आपके इंग्लैंड अमेरिका में जो पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो अक्सर एकोकार्डियोग्राम करना एक बहुत नॉर्मल बात है। तो एको से हार्ट के मसल और वाल्व का पता लगता है। मसल अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है इसका मतलब गड़बड़ है कहीं हार्ट में आपके, और वाल्व ठीक नहीं कर रही हैं काम, तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एको का करना बहुत ज़रूरी है। एक टेस्ट काफ़ी कॉमनली करते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट, वो करते हैं 24 घंटे के लिए एक होल्टर मॉनिटर लगा देते हैं। उसमें पेन नहीं होता, वो मॉनिटर आपकी रिकॉर्डिंग करता रहता है। तो 24 घंटे के बाद में कंप्यूटर देख के ये बता देता है कि आपकी 24 घंटे में हार्ट की इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है कहीं ज़्यादा, क्योंकि अगर काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हैं तो सडनली हार्ट अटैक होकर हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है और डेथ हो सकती है। एको और होल्टर इसके साथ साथ में फिर एक जो टेस्ट आ जाता है कि एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, आपने सुना होगा। कार्डियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि एक ट्रेडमिल पे आपको बोलते हैं चलने के लिए, और आपके हार्ट को बाहर से अटैचमेंट होता है, वो ईसीजी रिकॉर्ड कर रहा है उस 10-5-15 मिनट के लिए। तो आप जैसे उस पर चलते हैं तेज़ी से तो आपका हार्ट ज़्यादा बीट करता है, तो आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये उसके ईसीजी से ये देख लेते हैं वो लोग कि आपका हार्ट ठीक काम कर रहा है या कि आपकी ब्लड की सप्लाई हार्ट को ठीक नहीं है। तो रेगुलर जो एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इससे भी बेटर एक स्ट्रेस टेस्ट है जिसे हम न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं, जो कि आमतौर से डॉक्टर के ऑफिस में भी कभी कभी करते हैं लेकिन हॉस्पिटल में ज़्यादा होता है वो। उसमें एक मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं और उससे एक्सरसाइज करके आपका ये एक आइडिया हो जाता है कि हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई जा रही है या कि नहीं जा रही है। उससे न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट से बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है। और अगर न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट अच्छी नहीं आती है तो नेचुरली उससे आगे बढ़ते हैं, फिर कार्डियक एंजियोग्राफी करनी पड़ती है, जिसको कि वो कार्डियक कैथ बोलते हैं, कैथेटराइजेशन। वो फाइनल टेस्ट है, वो हर पेशेंट के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तभी होता है जबकि न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट में या के और तरीके से सिम्टम के तौर पे अगर ये लगता है कि काफ़ी चांसेस हैं, रिस्क है कि काफ़ी कि आपका ब्लॉकेज है कहीं आर्टरीज का, तब वो कार्डियक कैथेटराइजेशन है, ताकि वो हार्ट की तीनों आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो से ये जान जाते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, और ब्लॉकेज को देखते हुए फिर वो उसमें स्टेंट लगाते हैं, या कि बहुत ज़्यादा अगर ब्लॉकेज है तो बाईपास की नौबत आ जाती है। इससे पहले एक और टेस्ट भी आजकल चालू हो गया, वो सीटीए बोलते हैं। वो एक तरह से क्विक एक्सरे करते हैं, कंप्यूटराइज टोमोग्राम बोलते हैं सीटीएस का। उससे हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज कितने हैं या कि कैल्शियम कितना जमा हुआ है, कैल्शियम का स्कोर उससे आ जाता है। और कैल्शियम स्कोर अगर काफ़ी हाई है और अगर ब्लॉकेज नज़र आता है तो इसका मतलब है कि फिर आगे के टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि एंजियोग्राफी करना ज़रूरी है, मान लीजिए अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो ये जो चीज़ें हैं ये आप अगर आप मीडियम या हाई रिस्क में हैं तो ये याद रखें कि अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करें और इन टेस्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज बढ़ाएं, और 1, 2 या 3 जितने भी जो टेस्ट हैं जो इंडिकेटेड हैं आपके लिए वो टेस्ट करवाएं। इसको इग्नोर ना करें, ये ना डरें कि टेस्ट में कोई गड़बड़ आ गई तो मैं क्या करूँगा। गड़बड़ आ गई तो बहुत चीज़ों का इलाज है, मेडिकल इलाज भी है और मामूली प्रोसीजर से भी इलाज है, लेकिन इग्नोर करने का अंजाम जो है वो बहुत ख़तरनाक है। और जो सडन कार्डियक डेथ होती है उनमें अगर आप ढूंढेंगे उनका तो आपको मिलेगा कि मोस्टली इन लोगों ने कभी रिस्क फैक्टर की कोई जानकारी नहीं की, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कोई नहीं की, और कभी ये टेस्ट जो ब्लड के टेस्ट थे कोलेस्ट्रॉल वगैरह के और ये ईसीजी और एको और न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट वगैरह इस साइड में कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी 50, 55, 60 पे डेथ हो जाती है। और आपको पता है कि एक आदमी की डेथ का मतलब है कि 11 और जो उससे क्लोज रिलेटेड लोग होते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक के साथ में 11 की डेथ और हो जाती है साथ में फैमिली की।
तो प्लीज़ ऐसी प्रॉब्लम से बचें और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। कम से कम एक बार ज़रूर बात करें कि मेरे को कौन से टेस्ट कराने चाहिए, और 2-4 टेस्ट करवाएं और उसका रिजल्ट ध्यान रखें और इस एरिया पे ध्यान दें ताकि आप ऐसी प्रॉब्लम का शिकार ना बने। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड होपफुली यू कैन टेक केयर ऑफ सम ऑफ दीज आइटम्स। थैंक यू।